न्याय का दरवाज़ा। मुहावरे उल्टे पड़ने लगे। मुहावरे के मुताबिक झूठ का पर्दा उठाओ तो सत्य नंगा बैठा दिखता है। सत्य को झूठ से ज़्यादा शर्म आती है। न्याय का दरवाज़ा भी अभी खटखटाया और इस मुहावरे को भी उल्टा पाया। कुछ गरीब आदमियों पर झूठा फौजदारी मुकदमा चला दिया गया था। हमने उनकी तरफ से न्याय का दरवाज़ा खटखटाया। ख्याल था न्याय दरवाजे के पास ही ड्यूटी पर बैठा रहता होगा। खटखटाया कि बाहर आया। बड़ी देर तक खटखटाने के बाद भी जब दरवाज़ा नहीं खुला तो चिंता हुई, क्या बात है, कहीं न्याय सिक लीव पर तो नहीं चला गया। बूढ़ा हो गया है और अक्सर बीमार हो जाता है। आखिर हम दरवाज़ा तोड़कर भीतर घुस गए। सुनसान था। बाथरूम का दरवाज़ा ठेला तो एक नंगा नहाते दिखा। हमने कहा, तुम न्याय हो ना, जल्दी कपड़े पहनो, बात करनी है। उसने कहा, मैं न्याय नहीं हूँ, अन्याय हूँ, नंगा ही रहता हूँ। अन्याय को क्या शर्म, न्याय और मैं जुड़वा भाई हैं, एक सी शक्ल है, लोग उसके धोखे में मुझसे मिल लेते हैं। हमने पूछा, दोनों में कुछ फ़र्क तो होगा? उसने कहा, हाँ है, देखो ना, मैं एंच कताना हूँ, तुम समझते हो किसी और को देख रहा हूँ, पर देख तुम्ही को रहा हूँ। मेरा भाई न्याय काना है, एक ही तरफ देखता है, अब वह बहरा भी हो गया है। हमने कहा, तो फिर खटखटाने पर दरवाज़ा कौन खोलता है? उसने कहा, मैं खोलता हूँ, यही तो मज़ा है, लोग मुझे न्याय समझ लेते हैं। हमने पूछा, तुम दोनों भाई किसके बेटे हो? उसने कहा, एविडेंस एक्ट हमारा बाप है और इंडियन पैनल कोड हमारी माँ है। हमने कहा, हमें तो न्याय से मिलना है, वह कहाँ है? उसने कहा, अभी पिछले दरवाजे से पुलिस कोतवाली गया है, आता ही होगा। अच्छा, क्या खलील जिब्रान की बनने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, न्याय निवास की पोल खोल रहा हूँ। न्याय का दरवाज़ा खटखटाने वालों, तुम आगे का दरवाज़ा खटखटाते हो और वह पिछले दरवाजे से पुलिस से हिदायतें लेने चला जाता है। न्याय बहरा है, खटखटाहट सुन ही नहीं सकता। वह जो एक एंचकताना दरवाज़ा खोलता है, अन्याय है। महज दरवाज़ा खटखटाने से जो मिलता है वह अक्सर अन्याय होता है। दरवाज़ा तोड़े बिना न्याय नहीं मिलता। अच्छा, अब क्या नक्सलपंथी बनने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, यह खिताब बिना कोशिश के चिपक जाता है। अभी मैंने अखबार में लिख दिया कि पुलिस ने छात्रावास में घुसकर बेकसूर लड़कों को क्यों पीटा, तो बात चल पड़ी कि यह भी नक्सलपंथी हो गया। खटमल काटता है तो भी लगता है यह नक्सलपंथी की बदमाशी है। बच्चा दूध के लिए रोता है तो बाप उसकी माँ से कहता है, उसे दूध मत पिलाना, वह भूखा नहीं है, नक्सलवादी हो गया है और आतंक पैदा कर रहा है। पोल तो सत्य की भी जब तब खुल जाती है। भगवान को साक्षी करके अदालतों में जितना झूठ बोला जाता है उतना भगवान की पीठ पीछे नहीं। आदमी ढीठ हो गया है और सत्यनारायण के सामने झूठ सुनने का शौक बढ़ गया है। धर्म अच्छे को डरपोक और बुरे को निडर बनाता है। झूठ जरा से पवित्र सहारे से चढ़कर सत्य की बर्थ पर लेट जाता है। वह सहारा गंगा जी हो, जनेऊ हो, धर्म हो, ईश्वर हो। यह जो आदमी गवाह के कटघरे में खड़ा है, भगवान को साक्षी बना चुका है। प्रभु आओ, मैं आपके सामने झूठ बोलने को उत्सुक हूँ। वह पढ़ा लिखा सभ्य सुंदर आदमी है। पुलिस को जब ऐसा आदमी झूठी गवाही देने के लिए मिल जाता है तो पुलिस लाइन के हनुमान के सामने नारियल फोड़ा जाता है। हनुमान का भी कमाल है, यह कई तरह का होता है। दुश्मन फटकार हनुमान, संकट मोचन हनुमान, पुलिस महावीर, और पूना में वैश्याओं के मोहल्ले में जो हनुमान है उसका नाम है छिनाल मारुति। ये जो हिंदुस्तानी आदमी है अद्भुत है, इसके पास छिनाल मारुति भी है और हिजड़ों की मस्जिद भी। बात हनुमान की नहीं, झूठे गवाह की थी। इंस्पेक्टर उसे बरामदे में इस शान के लिए फिर रहा था जैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र को झूठी गवाही के लिए पकड़ लाया हो। गवाह पूरी कोशिश सच्चा दिखाने की कोशिश से कर रहा है। अगर ठीक ढंग से झूठ बोल गया तो वह सच मान लिया जाएगा। ठीक ढंग से बोले गए झूठ को सत्य कहते हैं। वह आत्मविश्वास बटोर कर चारों तरफ देखता है। आत्मविश्वास पूर्ण झूठ सत्य माना जाता है। आत्मविश्वासहीन सत्य भी झूठ हो जाता है। सत्य दिखने के लिए झूठ को मेकअप भी चाहिए। उसने चेहरे पर स्नो पाउडर मिल रखा है, वह बढ़िया सूट पहने हैं, आखिर सत्य क्या है? बढ़िया कपड़े पहने हुए झूठ। उसका मुंह देखता हूँ, होठ ज़्यादा फटे हैं, दांत बाहर निकलने को हमेशा तत्पर रहते हैं। झूठे और पक्की आदमी का मुंह ऐसा हो जाता है। झूठे दो तरह के होते हैं, चुप्पा और भड़बड़िया। चुप्पा परिपक्व झूठ होता है, वह एक दो वाक्यों में झूठ जमा देता है
और भड़बड़िया सोचता है अभी झूठ जमा नहीं, इसलिए वह उसके समर्थन में 8-10 वाक्य भड़बड़ा कर बोल जाता है। इस धक्के से जबड़े फैलते जाते हैं और इसके जबड़े इसी तरह फैल गए हैं। इसका मुंह पके फोड़े की तरह है जिसमें झूठ का मवाद भरा है। जरा छेड़ने से मवाद बह निकलेगा। वह खांसकर गला साफ करता है, रूमाल मुंह पर फेरता है। लगता है गवाही देने नहीं आया, न्याय की बेटी को ब्याहने दूल्हा बनकर आया है। सरकारी वकील सदे सदाए सवाल पूछता है और वह सदे सदाए जवाब देता है। उसने अमुक आदमी को मृतक को लाठी मारते देखा था। उसे लाठी दिखाई गई जिसे उसने किसी पुराने दोस्त की तरह पहचान लिया। उसे एक पत्थर का टुकड़ा दिखाया गया, उसने पत्थर भी पहचान लिया। यह वही पत्थर है जो वहाँ पड़ा था। मैंने बगल में खड़े वकील दोस्त से कहा, यार ये क्या अंधेर है, यह किसी पत्थर के टुकड़े को कैसे पहचान लेगा। उसने कहा, चुप रहो, एविडेंस एक्ट के मुताबिक ठीक है। गवाह को खून लगी मिट्टी दिखाई गई, उसने मिट्टी को भी पहचान लिया। मैंने वकील दोस्त से कहा, यह तो और बड़ा अचरज है, इसने मिट्टी को भी पहचान लिया। उसने कहा, चुप, एविडेंस एक्ट। मैंने सोचा अब वकील इसे शीशी में बंद कर एक मक्खी दिखाएगा, पूछेगा इस मक्खी को पहचानते हो। गवाह कहेगा, यह वही मक्खी है जो मारपीट के वक्त वहाँ भन-भना रही थी, मैंने पहचान लिया, इसकी शक्ल मेरी माँ से मिलती है। एविडेंस एक्ट इसका कमाल है। हरिश्चंद्र ने जिस ब्राह्मण को सपने में दान दिया था, उसे अगर जायदाद पर कब्जे के लिए अदालत जाना पड़ता तो वह भी 2-4 चश्मदीद गवाह खड़ा कर देता। वह कहते, हमारे सामने इस विप्र का राजा हरिश्चंद्र ने दान दिया था। वकील पूछता, उस वक्त तुम कहाँ थे। वह कहते, हम भी राजा साहब के सपने में ही थे। बचाव पक्ष का वकील क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए खड़ा हुआ। यह भयंकर चीज़ है। एक बार मेरे भी पलस्तर उखड़ चुके हैं। मैं सच बोल रहा था, पर वकील ने 2 मिनट में मेरे सत्य का पसीना ला दिया था। गवाह तैयार होता है, मुंह पहुँचता है, फेफड़ों में ऑक्सीजन भरता है। वकील पूछता है, वारदात की जगह से तुम कितनी दूर थे। वह मुंह खोलता ही है कि वकील कहता है, जल्दी नहीं, सोचकर बोलो। यह सुझाव गवाह को गड़बड़ा देता है। उसे लगता है जितना सरल मामला वह समझता है उतना है नहीं। सवाल कठिन है, सोचना चाहिए। वह सरकारी वकील को अभी अपनी दूरी 10 कदम बता चुका है। वह सोचकर बोलता है, 10-15 कदम दूर था। वकील, अच्छा 10-15 कदम पर थे। गवाह कहता है, हाँ यही 15-20 कदम। वकील, तो 15-20 कदम दूर खड़े थे। गवाह, हाँ 20-25 कदम समझ लीजिए। 3 सवालों में वह 15 कदम पीछे हट गया। अगर वकील सवाल करता जाता तो वह वारदात की जगह से 5 मील दूर भी हो जाता, पर वह खुश है कि उसने वकील को कंफ्यूज कर दिया। तुम मौके पर कितने बजे पहुँचे। जल्दी नहीं, सोचकर बोलो। 1:30-2 बजे। अच्छा 1:30-2 बजे पहुँचे। हाँ यही 2-2:30 बजे। अच्छा 2-2:30 बजे तुम वहाँ पहुँचे थे। हाँ यही 2:30-3 बजे समझ लीजिए। मृतक की उम्र कितनी थी। 25-30 साल। अच्छा वह 25-30 साल का था। हाँ 30-35 साल का रहा होगा, यानी उसकी उम्र 30-35 साल की थी। हाँ यही 35-40 साल की होगी। कई दिन लगातार मैं साक्ष्य का यह खेल देखता रहा। मैं हैरान कि बाहर तो सच्चा आदमी ढूंढे नहीं मिलता, मगर अदालत में इतने सच्चे किन अनजान कोनों से निकल कर इकट्ठे हो जाते हैं। झूठ बोलने के लिए सबसे सुरक्षित जगह अदालत है। वहाँ सुरक्षा के लिए भगवान और न्यायाधीश हाजिर होते हैं। मेरा वकील दोस्त कहता है, यह सब कानून के मुताबिक है। अगर न्यायाधीश साक्ष्य पर विश्वास करता है तो फांसी, अगर नहीं करता है तो रिहाई। साक्ष्य एक ही है, मगर उसी से आदमी को फांसी हो सकती है और उसी से छूट भी सकता है। उसी साक्ष्य के आधार पर एक न्यायाधीश आदमी को फांसी के लायक समझता है और दूसरा उसे निर्दोष। वकील दोस्त से कहता हूँ, आदमी के इस न्याय को मशीन ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेगी। किसी दिन यहाँ न्यायालय की जगह बड़ा कंप्यूटर होगा, उसमें तुम वकील, गवाह, न्यायाधीश सब डाल दिए जाओगे। कंप्यूटर चलेगा और तुम में से किसी के चमड़े पर फैसला अंकित होकर आ जाएगा। ये 3-4 लोग जो झूठे फंसाए गए हैं, सड़क के किनारे टाट और टट्टे की झोपड़ी बनाकर रहते हैं। इन्होंने फांसी पर टंगने के लिए पैसे भी खर्च किए हैं, वकील लगाए हैं, पुलिस को पैसा खिलाया है। सिर्फ यह नहीं है कि ईसा अपना सलीब खुद ढो रहा है या सूली पर टंगा है। ईसा को अपने पाँव पर अपने हाथों से कील ठोकने को मजबूर किया जा रहा है और वह कह रहा है, पिता इन्हें हरगिज़ माफ़ मत करना, क्योंकि ये साले जानते हैं ये क्या कह रहे हैं।